क्यों होम फर्स्ट फाइनेंस बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले व्हाई एम आई ट्रैकिंग दिस सेक्टर एंड ये इंडस्ट्री, ये सेक्टर हमें क्यों स्टडी करना चाहिए, क्यों ट्रैक करना चाहिए। बिकॉज इंडिया का मॉर्गेज टू जीडीपी, ये डेटा जब हम देखते हैं तो ये सिर्फ 11% है एंड कंपेयर टू अदर डेवलप नेशन इसमें 2 to 5 टाइम का डिफरेंस है। तो अंडर पेनेट्रेशन इंडिया के हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा है एंड एट द सेम टाइम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी सारी कंपनीज के लिए इस पूरे सेक्टर में बहुत ज़्यादा इमेंस है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम HDFC लिमिटेड, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी मर्जर होने से पहले HDFC बैंक के साथ में, तो उनका लोन बुक 7 लाख करोड़ का था एंड इतने बड़े लोन बुक पे भी वो कंपनी बहुत इजीली 15-17% की ग्रोथ रेट रिपोर्ट कर रही थी। सो दिस शोज कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इस पूरे मार्केट में बहुत ज़्यादा बड़ी है सारी कंपनीज के लिए। एंड इसी में जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है उसमें अंडर पेनेट्रेशन और भी ज़्यादा है और उसमें प्रिडिक्शन है कि अगले 1 से 2 डिकेड तक जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी कंपनीज के लिए। इसी सेगमेंट में होम फर्स्ट फाइनेंस ये कंपनी डील करती है। सो इनके जो मेजरली कस्टमर्स हैं वो Tier 1 मेट्रो सिटीज़ के बाहर के जो रीजन्स हैं उन रीजन से इनके कस्टमर्स आते हैं। माइक्रो फाइनेंस से इनका कस्टमर काफ़ी डिफरेंट है। वैसे माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर्स भी Tier 1 Tier 2 सिटीज़ के बाहर के रीजन से आते हैं, बट इनके कस्टमर्स में और माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बिकॉज माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है वो बिल्कुल ही लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को टारगेट करती है। उनके कस्टमर्स की जो एनुअल हाउस होल्ड इनकम है वो 3 लाख तक है मैक्सिमम। वीजा वीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के जो कस्टमर्स की एनुअल हाउस होल्ड इनकम है वो 6 लाख तक है मैक्सिमम। तो ये गैप काफ़ी बड़ा है एंड इन अ वे हम ये कह सकते हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के पास जो कस्टमर्स हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है कंपेयर टू माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। बट इसमें कोई कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते कि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज थोड़ी सी ज़्यादा रिस्की है या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ज़्यादा सेफ है, बिकॉज दोनों का मॉडल अलग है। अगर माइक्रो फाइनेंस कंपनी ज़्यादा लोअर क्वालिटी कस्टमर के साथ डील करती है तो वो वहाँ पे मार्जिन भी ज़्यादा चार्ज करते हैं। बिकॉज जो माइक्रो फाइनेंस लोन्स हैं उसमें 24-25% तक के इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है कंपनी। वीजा वीज हाउसिंग फाइनेंस जो लोन है, क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन है तो इसमें मैक्सिमम आप 13-14-15% तक की इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकती है कंपनी। तो दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। सो दोनों का मॉडल अलग है। इसमें हमें कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करना चाहिए कि एक मॉडल अच्छा है या दूसरा मॉडल अच्छा है। कस्टमर में ही अगर हम होम फर्स्ट फाइनेंस का कस्टमर सेगमेंटेशन देखें तो इनके 69% कस्टमर जो है वो सैलरीड कस्टमर है। सैलरीड में इनके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों टाइप ऑफ कस्टमर आते हैं एंड 31% कस्टमर जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर है। सो होम फर्स्ट फाइनेंस बेसिकली लोन अंडर राइटिंग के लिए एक हाउस होल्ड के जितने भी सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं उस सबको कंसिडर करती है ये लोन अंडर राइटिंग के लिए। वीजा वीज जितने बड़े बैंक्स हैं या जितने बड़ी NBFCs है लाइक बजाज फाइनेंस, ये क्या करते हैं कि एक एक इंडिविजुअल के सैलरी से जो इनकम आती है सिर्फ उसी को कंसिडर करती है लोन अंडर राइटिंग के लिए। बट होम फर्स्ट फाइनेंस या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पूरे हाउस होल्ड इनकम का अलग अलग सोर्सेज को कंसिडर करती है। फॉर एग्जांपल अगर घर में कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है तो ट्यूशन फी की जो इनकम आ रही है उसको भी कंसिडर किया जाएगा, या फिर कोई शॉप रन कर रहे हैं, शॉप से जो इनकम आ रही है उसको भी कंसिडर किया जाएगा। सो ये डिफरेंस है एक बड़े बैंक में एंड हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लोन अंडर राइटिंग में। दिस इज द रीजन कि ये मेनली उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट करते हैं जिन्हें बड़े बैंक्स या NBFCs सर्व नहीं कर पाते या सर्व नहीं करते हैं यूजुअली। बाकी का जो 31% सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स है इन कंपनी का, उसमें मेजरली जो विलेजेस में, रिमोट एरियाज में जो छोटे छोटे शॉप्स रन करते हैं, गराज हो गया या जनरल स्टोर हो गया या आयरन फैब्रिकेटर हो गया, इस टाइप ऑफ कस्टमर्स से ये कंपनी डील करती है। होम फर्स्ट फाइनेंस की एक और पॉजिटिव चीज़ है कि इनकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई है। जो आई वांट कि आगे चल के ESEF स्मॉल फाइनेंस या एक्विटास या उत्कर्ष, इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी ये चीज़ आगे जाके डेवलप होनी चाहिए। सो 2-3 साल पहले तक होम फर्स्ट फाइनेंस का 60% लोन जो है वो सिर्फ 2 स्टेट से आता था, गुजरात एंड महाराष्ट्र, बिकॉज गुजरात से ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। बट आज अगर हम देखें तो सिर्फ 45% लोन इनका इन 2 स्टेट से आता है। तो पिछले 2-3 सालों में इन्होंने बाकी स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपेंशन किया है। तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया है। उससे पहले इनका साउथ में बिल्कुल भी प्रेजेंस नहीं था। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है होम फर्स्ट फाइनेंस की एंड ये हमें ट्रैक करना है इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी, बिकॉज इनका कॉन्सेंट्रेशन भी सिर्फ 1-2 स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा है आज के टाइम पे। बट ये आगे चल के इम्प्रूव होगा बिकॉज होम फर्स्ट फाइनेंस भी 12-13 साल पुरानी कंपनी है।
विज़ाविज़ अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को देखें तो ये हार्डली 6-7 साल पुराना मॉडल है। तो विद टाइम इनका भी ये जो डाइवर्सिफिकेशन है ये ऑन ट्रैक होगा, और अभी भी ये जो बैंक्स हैं जो इन्होंने गाइडेंस दी है उस पे ये बैंक्स अभी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो वी होप कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं आगे जाके इनका भी एक्सपेंशन अदर रीजन्स में होगा, जिससे इनका भी लोन बुक जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। सो डाइवर्सिफाई लोन बुक में एक्चुअली रिस्क कम होता है, बिकॉज अगर आपका लोन बुक एक या दो रीजन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है तो ऑब्वियसली कल को अगर कोई अनसर्टेनिटी होती है उन एक दो स्टेट्स के अंदर तो आपके लोन बुक में एनपीए सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो उस पैरामीटर पे होम फर्स्ट की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। सेकंड, इनका अफोर्डेबल जो हाउसिंग सेगमेंट है ये यूजुअली बहुत ही हाई ग्रोथ सेगमेंट है एंड इसमें कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। सो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी कंपनी कितना फास्ट लोन अप्रूव करती है। यहाँ पे होम फर्स्ट फाइनेंस का जो डेटा है कि 88% लोन जो है वो ये कंपनी विद इन 48 आवर्स यानी कि 2 दिन के अंदर 88% लोन ये अप्रूव कर देते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट है, इंडस्ट्री बेस्ट है ये इनफैक्ट, बिकॉज इनके जो बड़े कॉम्पिटिटर्स है आवास फाइनेंशियर या एप्टेस वैल्यू होम फाइनेंस, इनका ये डेटा काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। स्पेशली आवास का इनको लोन अप्रूव करने में मिनिमम 9 to 10 days लग जाते हैं। तो इस पर अभी ये कंपनी काम कर रही है, अपने टेक को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रही है। इस पैरामीटर पे भी होम फर्स्ट की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। लास्टली अगर हम इनका Q2 का परफॉर्मेंस देखें कि करंटली ये कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, सो इनका जो लोन बुक है AUM वो 33% से ग्रो हुआ है Q2 के अंदर। मार्जिन थोड़े से कम हुए हैं, 6.2% के आसपास के मार्जिन थे जो कि कम हो गए 6.1% पे आए हैं। मार्जिन के साथ में जो होम फाइनेंस कंपनीज होती है ये स्प्रेड भी अपना शो करती है। स्प्रेड बेसिकली ये शो करता है कि आपने मार्केट से किस रेट पे पैसा बोरो किया एंड आगे आपने किस इंटरेस्ट रेट पे वो अपने कस्टमर्स को लोन दिया उसको। सो होम फर्स्ट फाइनेंस का जो स्प्रेड है वो 5.5% पे है करंटली, यानी कि 8% पे बेसिकली इन्होंने मार्केट से पैसा उठाया और आगे 13-13.5% पे अपने कस्टमर्स को लोन दिया है, इन्होंने इंटरेस्ट रेट दिया है। सो ये पिछले कुछ क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। एक टाइम पे ये 6% का स्प्रेड होता था, बट क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ी है अभी रिसेंट टाइम में, उसका इम्पैक्ट हुआ है और इनका स्प्रेड 5.5% पे है। कंपनी की गाइडेंस ये है कि इसको ये 5.25% के आसपास मेंटेन करना चाहते हैं, और मार्जिन जो अभी 6% है वहाँ पे इनकी गाइडेंस है कि ये सस्टेन रहेगा अगर इंटरेस्ट रेट आगे और नहीं बढ़ते हैं तो, जो कि लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट आगे अब नहीं बढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी RBI की भी गाइडेंस आ गई है। US फेड ने भी अनाउंस किया है कि वो भी इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने को अभी नहीं देख रहे हैं। सो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो प्रॉफिट ग्रोथ है इस कंपनी का वो 37% का रहा है इस क्वार्टर में। अगेन उस पर भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की, बिकॉज इनके साथ में सबसे बड़ा इशू था कि लोन ग्रोथ तो उनकी 30-33% रहती थी, बट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 20-25% के आसपास रहता था, क्योंकि ब्रांचेस नए खोलने पे या टेक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेंड चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चल रही थी कंपनी की, तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा था, जो कि हम पिछले 1-2 क्वार्टर से देख रहे हैं कि अब लगातार इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। लोन ग्रोथ से ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इनके प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर। सो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। नाउ कम्स कि क्यों ये कंपनी बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। सो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो है इनका लोन बुक का ग्रोथ, बिकॉज वहाँ से हमें मैनेजमेंट की क्वालिटी भी पता चलती है। अगेन अगर आपको मैनेजमेंट एनालिसिस करना है तो सबसे मेन चीज़ यही है कि मैनेजमेंट जो गाइड कर रहा है क्या उसको वो डिलीवर कर पा रहा है या नहीं। सो उस लेवल पे अगर हम देखें तो ये कंपनी पिछले काफ़ी टाइम से 30% का लोन ग्रोथ गाइड कर रही है, बट कंसिस्टेंटली उसको ओवर अचीव कर रही है। 32% 33% की ग्रोथ ये कंपनी लगातार अचीव कर रही है। सो दिस शोज़ कि मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से पता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स की, इनके सर्विसेज की, एंड अपने गाइडेंस को ये कैसे अचीव कर सकते हैं। यही सबसे मेन पार्ट होता है मैनेजमेंट एनालिसिस का, बिकॉज आप उदय कोटक या आदित्य पुरी को भी लाके बिठा दें किसी कंपनी के मैनेजमेंट में, बट अगर बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं आ रहा है तो स्टॉक नहीं चलने वाला, बिजनेस नहीं परफॉर्म करने वाला। अल्टीमेटली मैटर यही करता है कि कंपनी कोई भी चलाए, बट जो वो गाइड कर रहा है उन्हें पता होना चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है, कितनी डिमांड है, एंड आप उस गाइडेंस को अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो उस पैरामीटर पे देखें तो ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। दूसरा, ROE सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है किसी भी फाइनेंशियल के अंदर। सो कुछ टाइम पहले तक होम फर्स्ट फाइनेंस का जो ROE था वो 12-12.5% के आसपास रहता था, बट लास्ट कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली ये इंप्रूव हुआ है और अभी 15.6% यानी कि ऑलमोस्ट 16% के आसपास इनका ROE है इस टाइम पे। एंड जैसे जैसे कंपनी की गाइडेंस भी यही है कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में ये 15% पे ROE को अपने मेंटेन रखेंगे
एंड इनका टारगेट है कि नेक्स्ट ईयर से ये जो 15% का आरओई है ये फर्दर इंप्रूव करें। सो दिस शोज कि मैनेजमेंट को कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने मॉडल के ऊपर। एंड जैसे जैसे इनका ये आरओई बढ़ेगा या आरओई सस्टेन रहेगा, इनकी इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हाई आरओई ये शो करता है कि आपकी कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट है। तो सबसे पहले तो आपको आप इंटरनली आप अपने ग्रोथ को फंड कर सकते हो, क्योंकि 16% की आप रिटर्न जनरेट कर रहे हो अपने कैपिटल पे। दूसरा, आप मार्केट से भी जो पैसा बोरो कर रहे हो उस पर भी आपको इंटरेस्ट रेट कम चार्ज होगा, बिकॉज आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। आपकी आपकी जो एफिशिएंसी है वो पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। सो उसका डायरेक्ट इफेक्ट बेनिफिट जो है कंपनी को अपने मार्जिन पे एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिलेगा। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि पूरी इंडस्ट्री को अगर हम देखें अफोर्डेबल हाउसिंग में या पूरी हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री में, तो कोई भी कंपनी नहीं है जो 30% पे कंसिस्टेंटली अपनी लोन बुक को ग्रो कर रही हो। सो होम फर्स्ट फाइनेंस लगातार पिछले 3-4 सालों से एंड फर्दर मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि अगले 2-3 साल तक ये 30% की ग्रोथ को मेंटेन रखेंगे। इसके अलावा अगर हम आवास को देखें या एप्टेस को देखें तो हार्डली 20-25% की लोन बुक की ग्रोथ है उनकी। एनपीए का इशू अलग है, प्लस आरओई भी उनकी डिक्लाइन हो रही है, आरओए के नंबर डिक्लाइन हो रहे हैं। सो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है उन कंपनीज में। दिस इज़ द रीज़न कि ग्रोथ अच्छी है, आरओई का नंबर इंप्रूव हो रहा है, गाइडेंस काफ़ी अच्छी है। सो करंट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है। तो इसलिए होम फर्स्ट फाइनेंस जो है वो काफ़ी बेस्ट प्लेयर लग रहा है पूरी हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर। पूरी इंडस्ट्री का आउटलुक काफ़ी अच्छा है एंड उसमें ये प्लेयर अभी इन लेवल्स पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो लेट्स सी आने वाले क्वार्टर्स में कैसी परफॉर्मेंस रहती है। ये ओवरऑल एनालिसिस था होम फर्स्ट फाइनेंस का। डू लेट मी नो जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू।